आज के क्लास में हम लोग रैखिक अवकल समीकरण पढ़ने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम लोग दो मेथड पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक जो है पढ़े हम लोग कौन सा, तो पहला पढ़े थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा समघातीय अवकल समीकरण रहता है तब हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक नया फॉर्म जानने वाले हैं अवकल समीकरण का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। सभी को हेडिंग डालना है क्या, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, तो रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल को हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका फॉर्म दो टाइप का हम लोग इसका फॉर्म देखने को मिलता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर बात करेंगे इसका दो फॉर्म देखने को मिलता है। तो पहला एक नंबर दे के लिखना है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझेंगे। लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप वाले अवकल समीकरण जिसमें P तथा Q अचर या केवल x के फलन है, x के फलन है। x का फलन है प्रथम कोटि। ये कैसा कोटि है, तो प्रथम कोटि का ही है ना, जो फॉर्म देख सकते हैं। तो प्रथम कोटि का ये क्या कहलाएगा, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ध्यान में रखना है, जब इस रूप में दिया रहे अवकल समीकरण, चाहे इस रूप में नहीं भी है तो इस रूप में हो सकता है चेंज करना पड़े। हो सकता है कि इस रूप में चेंज करना पड़े, किस रूप में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में हो सकता है चेंज करना। तो जो अवकल समीकरण इस रूप में आ जा रहा है उस अवकल समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ पे जो y के आगे p है और यहाँ पे q है, या तो ये अचर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या कोई x का फलन हो सकता है। मतलब x के ही सिर्फ उसमें x ही चल रहना चाहिए, उसमें y नहीं रहना चाहिए, तभी तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब ये तो पता चल गया, चलिए ये रैखिक अवकल समीकरण है। इसको हल करने का तरीका क्या है, तो रैखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम लोग को एक चीज़ ज्ञात करना पड़ता है। और क्या ज्ञात करना पड़ता है, और ये बेसिक चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ये ज्ञात करने के लिए, जो अभी लिखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन गुणक। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन गुणक के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसको हम लोग इंटीग्रल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल या इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, इंटीग्रल फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी कारण से इसको शॉर्ट फॉर्म में IF लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, IF लिखा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, तो IF के नाम से जानते हैं। समाकलन गुणक हिंदी में कहते हैं। बहुत बार पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकालने के लिए कि समाकलन गुणक ज्ञात करें। बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पहले ही इंडिकेट कर दें। और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 50 में 50 लाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इस बात को ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। IF निकालने का तरीका, जिसको हिंदी में हम लोग समाकलन गुणक कहते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो IF लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले IF ज्ञात कैसे किया जाता है। तो IF का जो फार्मूला होता है वो होता है e के पावर
ई के पावर p इंटू डी एक्स। क्या होता है ई के पावर, और p कहाँ से आएगा, तो यही रैखिक अवकल समीकरण अभी जो लिखे थे ऊपर में, वहाँ से ये p आता है, जो ये y के आगे है वहीं से ये p आता है। इसी को हम लोग यहाँ से p का मान रख के, इसको p का मान यहाँ पर रख के निकालेंगे तो वही यहाँ से IF निकल जाएगा। जब समाकलन गुणक निकल जाएगा तब रैखिक अवकल समीकरण का हल हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं उसको समझेंगे। जब समाकलन गुणक निकल जाएगा तब हम लोग रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे लिखेंगे। रैखिक अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण का हल, तो इसको निकालने का तरीका है, कैसा तरीका है, तो y गुने IF क्या किया जाता है, y में गुना किया जाता है IF से, y में गुना किया जाता है IF से बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF, इंटीग्रेशन q गुने IF इंटू dx। अब यहाँ पर प्लस c ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c ऐड नहीं करते। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्लस c ऐड कर सकते हैं, पहले भी प्लस c लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ये रैखिक अवकल समीकरण है और यही इसका हल कहलाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही रैखिक अवकल समीकरण का ये हल कहलाएगा। तो ये हल निकालने का तरीका हुआ और ये IF निकालने का तरीका हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में IF निकालने के लिए देगा, सब्जेक्टिव में पूरा हल निकालने के लिए देगा। तो हल हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका हम लोग दूसरा फॉर्म भी देखेंगे, इसका दूसरा रूप भी देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का, और दूसरा रूप कैसा होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो दूसरा रूप इसको समझने के लिए लिखेंगे दूसरा नंबर, सेम चीज़ें लिखना है जो ऊपर में लिखवाया गया है, जो ऊपर में लिखवाया गया है सेम चीज़ें लिखना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन इसमें कर देना है। जो 1 नंबर करके लिखवाया है ना, तो उसमें 2 नंबर में भी वही लिखना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन क्या होगा उसी को समझना है। तो 2 नंबर दे के लिखना है, जब यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जब रैखिक अवकल समीकरण, यहाँ पे dy बाई dx नहीं होके dx बटे dy होगा, dx बाई dy प्लस p इंटू वाई बराबर q के रूप में हो, q के रूप में हो, जहाँ p तथा q, जहाँ p तथा q अचर या केवल y के फलन हो, केवल y के फलन हो। बस यहाँ से बोल सकते हैं पूरी तरह से गेम चेंज हो चुका है। अब यहाँ ऊपर वाला से तुलना करें, उसमें क्या था dy बाई dx था, यहाँ पर क्या हो गया dx बटे dy रहेगा, और यहाँ पे y है, वहाँ पे क्या था x था, और अब यहाँ पर जब y आ गया, यहाँ पर dx बटे dy हो गया, तो ये जो p और q है या तो अचर हो सकता है या ये भी हो सकता है p और q किसका केवल फलन रहेगा, y का फलन रहेगा। अब ये x का फलन नहीं रहेगा, ये y का फलन रहेगा। तब इस केस में IF हम लोग कैसे निकालते हैं, तो IF निकालने का तरीका होगा IF e के पावर, अभी भी यहाँ पर p ही होगा, लेकिन p अब किसका फलन हो सकता है, y का या अचर फलन हो सकता है, तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो e के पावर p इंटू dy होगा। अब इस रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या होगा, तो रैखिक अवकल समीकरण का हल। अब इसका हल में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, और क्या परिवर्तन आएगा उसको समझना है। अब यहाँ पर x गुने IF होगा, वहाँ पे क्या कर रहे थे y गुने IF कर रहे थे ना, यहाँ पर x गुने IF होगा बराबर इंटीग्रेशन q गुने
क्यू गुने आई एफ होगा, क्यू गुने आई एफ होगा। लेकिन वहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे थे एक्स का सापेक्ष, अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो y के सापेक्ष होगा और प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस रैखिक समीकरण का हल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे जब इस रूप में रहेगा तब। तो यहाँ पर दो रूप हम लोग देखे रैखिक अवकल समीकरण का, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेना है दोनों रूप। तो फॉर्म ध्यान में नहीं रहेगा, रूप ध्यान में नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना है सभी को। तो फॉर्म ध्यान में होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अब हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से उस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो सकता है बुक में तो ध्यान में नहीं है, आप लोग क्वेश्चन नंबर खुद देख लीजिएगा कितना है और मैच कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.9.6 के पहले। तो जो एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम इसका ले रहे हैं एग्जाम्पल का, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर cos x है। cos x का है नहीं, cos x का व्यापक हल ज्ञात करें। विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए ऑब्वियस है कि c का मान निकालने के लिए कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन दिया रहता है। तो व्यापक हल ज्ञात करें, व्यापक हल ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख कर समझने की कोशिश करेंगे ये किस फॉर्म पे है। तो देखते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो ऑब्वियस है कि ये किस फॉर्म पे ऐसे देख कर ही पता चल जाएगा। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स ये दिया है ना, इसके साथ तुलना करेंगे। यही था पहला वाला फॉर्म पी वाई, यहाँ पर देख सकते पी वाई डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब यहाँ पर वाई बनाना ही पड़ेगा। डी एक्स बाई डी वाई रहेगा तभी जाके यहाँ पर एक्स के बारे में सोचना है, बराबर क्यू। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे इसी वाला फॉर्म को यूज करना है। के साथ तुलना करने पर, के साथ तुलना करने पर तुलना किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर वाई की जगह यहाँ पे वाई है। अब इस y की जगह यहाँ पर p है तो ये प्लस साइन में है, और यहाँ पर y की जगह क्या है, कोई पूछेगा कि यहाँ पर y की जगह क्या है, तो वैसे इस y की जगह क्या है, -1 है। इस y के आगे क्या है, -1 है। तो p का मान -1 हो गया, और बराबर के इस तरफ cos x है और बराबर के इस तरफ q है। इसका मतलब p का मान जो यहाँ से निकल गया क्या है, -1, तथा q का जो मान निकल के आया वो क्या आ रहा है, cos x आ रहा है। तो बोला ही गया था p और q क्या हो सकता है, या तो अचर हो सकता है या x का फलन हो सकता है। तो यहाँ पर p और q का जैसे ही मान पता चल गया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को if का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, if का मान निकालना होगा। इसको इंटीग्रल फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो if का मान निकालने के लिए e के पावर क्या फार्मूला होता है, p इंटू डी एक्स होता है। तो e के पावर p, तो p का मान कितना है, -1 इंटू डी एक्स। तो कोई गुणांक का तो कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है। कभी भी if निकालेंगे तो उसमें c अचर को अभी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, c जो अचर है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यही हमारे if का मान आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाए तो if की मान निकालने के लिए बोलता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, तो हम लोग को ये ज्ञात करना है कि इसका हल क्या होगा। तो इस रैखिक अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का हल। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि हल का बात करते तो क्या लिखते हैं, y गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुने आई एफ इंटू डी एक्स। प्लस में c ऐड कर देना या c बाद में भी ऐड कर सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर सबका मान रखेंगे। तो y इंटू आई एफ का मान कितना है, e के पावर -x है। q का मान, तो q का मान ऊपर में कितना आया, cos x आया है, और cos x का गुना होगा e के पावर -x। ठीक है, तो e के पावर -x इंटू डी एक्स प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, e के पावर -x इंटू cos x का इंटीग्रेशन।
ऐसा इंटीग्रेशन जब दो चीज़ गुना में रहता है, दो फलन, तो हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कोई कटता नहीं है और रिपीट करता है। याद कीजिएगा, तो ये क्या करता है? इंटीग्रेशन रिपीट करता है, और जब रिपीटेशन होता है तो हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं? आई मान के बनाते हैं। हमेशा क्या करते हैं? उसको आई मान के बनाते हैं। तो इसको हम लोग बनाने के लिए इसको अलग से हम आई मान लेते हैं। सी ऐड कर चुके हैं तो सी अलग से इसमें नहीं लिखना है जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तब। तो इसलिए पहले हम इसको मान के बनाएंगे अलग से। माना कि इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, माना कि i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था। तो फिर से एक बार याद सब कोई कर ले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था। सब कोई फिर से अगर भूल गए होंगे लोग तो ध्यान से सुनेंगे लोग। ठीक, सारे कोई कंसंट्रेट होकर सुनेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था, अदरवाइज फिर नहीं समझ में आने वाला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताया जाता है कि जब दो फलन रहेगा तो इसमें एक आइलेट का तरीका बताया गया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक, इसमें से इसको एक्सपोनेंशियल फलन बोलते हैं, ई के पावर वाला के एक्सपोनेंशियल फलन बोलते हैं, इसको हम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर टी से देख सकते हैं। तो जो पहले आता है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जो बाद में आता है उसका हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। जो बाद में आता है उसका हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन के लिए रखेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे। बात समझ में आ गया? इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन के लिए, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे। ठीक, तो जिसका डिफ्रेंशिएशन के लिए रखना रहता है उसको पहले कुछ नहीं करते हैं, जैसे रहता है उसको ऐसे लिख देते हैं। जिसको इंटीग्रेशन के लिए रखते हैं वहाँ पे इसको गुना में इंटीग्रेट करके लिखते हैं। तो ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है इंटीग्रेशन। या डिफ्रेंशिएशन भी ऐसे ही होता है, दोनों का सेम होता है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फलन का। फिर माइनस साइन देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, और इसका जो इंटीग्रेट करके आया हुआ रहता है उस मान को रखते हैं। तो इंटीग्रेट करके यही आया है, इसको रख दिए। अब ये जो जिसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे रखते हैं, और डिफ्रेंशिएशन कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अब ये दोनों जो आया फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग? फिर से इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? आई बराबर, ये तो गुना होगा था, माइनस साइन आ जाएगा था माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो के आगे, इसके भी आगे माइनस, इसका गुना में है तो माइनस माइनस गुना होगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना रहता है कि फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, और जैसे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे पहले वाला ही इंटीग्रेशन इसमें देखने को मिल जाता है। तो रिपीटेशन होता है तो हमेशा आई मान के ही बनाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, आगे में माइनस है ना तो हमेशा एक ब्रैकेट लगा लेना है सभी को। आगे में माइनस साइन है तो क्या करना है? हमेशा ब्रैकेट एक आगे में लगा लेना है। फिर से वही यहाँ पे कि जिसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है त्रिकोणमितीय फलन का, जिसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसको जैसे है वैसे यहाँ पे रख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो ई के पावर, अभी इंटीग्रेशन देखे इसका क्या होता है? ई के माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस साइन दिया जाता है, जो इंटीग्रेशन आया हुआ रहता है उसको यहाँ पे रख देते हैं, और फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन करना रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिख देते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो आई बराबर माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर फिर आगे में माइनस आ जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस सिर्फ यहाँ पे आया था, माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस, जो बचेगा ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साफ साफ नजर आ गया होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है इसी का हम इंटीग्रेशन पहले निकाल रहे थे, तो इसके जगह पर क्या रख सकते हैं? आई रख सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक कर देना चाहते हैं, उसके पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं। आगे में माइनस है तो जो माइनस में है वो बन जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम सी ऐड नहीं कर रहे इसलिए पहले ही इंटीग्रेशन में हम सी ऐड कर चुके हैं उधर। अब इसके जगह पर क्या रखा जाएगा? आई रखा जाएगा, ये बन जाएगा। और ये प्लस वाला पद है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। अब ये आई इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। यहाँ पर 2i बराबर ये जो बचा इसमें से ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा?
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से i का मान निकालने के लिए इधर 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, e के पावर माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर मान रखेंगे, यहीं का इसी का इंटीग्रेशन निकल के आया ना था। अब इस इंटीग्रेशन का मान यहाँ पे रख देंगे तो इस यहाँ पर i का मान जब यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण में, यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में i का मान रखने पर, समीकरण 1 में i का मान रखने पर समीकरण 1 क्या आया है, y इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना था, वही इंटीग्रेशन यहाँ पे निकल के आया, ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस में क्या था, प्लस में c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसलिए कि दिख रहा है कि यहाँ पर भी e के पावर माइनस एक्स, सारे पद में e के पावर माइनस एक्स से भाग कर दो, या ये इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते थे। जब भाग करेंगे तो इसको यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा c बटे ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। जब नीचे में लिखा हुआ है घात निगेटिव है तो इसको जब ऊपर में लिखेंगे तो घात क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसको जब ऊपर में लिखेंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस c इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा, प्लस में लिखाएगा, इसलिए नीचे में घात निगेटिव लिखा तो ऊपर में प्लस में हो जाएगा। तो यही आगे इस क्वेश्चन का हल, या इसी अब बोल सकते हैं इस अवकल समीकरण का ये हल निकल के आ गया। तो ये तरीका है हल ज्ञात करने का। सबसे पहला फॉर्म ध्यान में होना चाहिए, फॉर्म ध्यान में नहीं रहेगा, रूप ध्यान में नहीं रहेगा रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब फॉर्म ध्यान में रहेगा तभी जाकर उसको P और Q का मान हम लोग पता कर पाएंगे, और जब एक बार P और Q का मान पता चल जाएगा तभी जाकर उसका आगे का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। जब P और Q का मान पता चल जाता है तो उसके बाद IF का मान निकालते हैं, जो समाकलन गुणक भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, और यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलता है समाकलन गुणक निकालने के लिए। ठीक, इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से नज़र अगर डालेंगे हम क्वेश्चन पे तो आप लोग फिर से एक बार नज़र डाल सकते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ था, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, जैसे dy बाई डी एक्स दिखा मतलब इस रूप में इसको लेके आना था। क्या करना था, इस रूप में लेके आना था। तो यहाँ पर सामने सामने लिख दिए, और इस रूप में ये पहले से ही था, नहीं तो बहुत बार चेंज करना पड़ता है। dy बाई डी एक्स दिखा था, इस रूप में पहले से ही था, यहाँ पर y की जगह y था, और y के आगे वाला ही क्या होता है, p होता है, और जो बराबर की इस तरफ है वो q हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ x का फलन होना चाहिए इधर, तो ये x का फलन है तो q का मान हो गया, तो यहाँ से cos x, और यहाँ पर y के आगे जो है वो p का मान होगा, तो p का मान -1 हो गया। जब p का मान निकल जाता है तो IF का मान निकालते हैं, यहाँ पर p का मान रख के। तो IF का मान निकालने के लिए माइनस का मतलब कुछ नहीं होता था, -1 में किसी भी संख्या से गुना करो dx ही रहेगा, -dx ही रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो ये IF का मान निकल गया। लेकिन हमको IF का मान नहीं, इसका हल ज्ञात करना था, तो हल ज्ञात करने का ये फार्मूला बता दिया गया था। हल ज्ञात करने का ये फार्मूला बता दिया गया था, जिसमें हम लोग y और IF का मान यहाँ पे रख दिए। रखने के बाद जब इसका इंटीग्रेशन देखे तो ऐसा इसका देखो, अब यहाँ पे इसको i मानने का इसलिए ज़रूरत पड़ गया इस वाले इंटीग्रेशन को, इसलिए कि इंटीग्रेशन ये क्या करता है, रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। और रिपीटेशन करने में क्या होता है, उसको कुछ मान लेते हैं और उसके जगह पर फिर से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसका मान निकल के आ जाता है। इसलिए उस केस में हम लोग i मानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिना i माने उसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो बात समझ में आएगा। हम i यहाँ पे क्यों माने, तो i मानना यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है, बिना i माने हम लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे i मान के हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट जैसे ही आया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से एक बार सभी को याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता था। दो फलन जब गुना में रहता है उसका इंटीग्रेशन करना रहता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं, जिसमें एक का डेरिवेटिव और एक का हम लोग क्या करना था, इंटीग्रेशन करना रहता था। डेरिवेटिव उसको करते हैं जो आइलेट में पहले फलन आता है, ये चीज़ें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। डेरिवेटिव उसको करते थे जो आइलेट में पहले फलन आता था, तो उसका डेरिवेटिव जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन करते थे। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला ध्यान में एक बार नहीं याद हो रहा है तो एक बार आप लोग भी जाकर फिर से इसको देख सकते हैं उसमें क्या था।
तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका आगे का भी एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ख़त्म करेंगे यहीं पे। और अगले फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब फॉर्म में नहीं रहेगा तो इस बात को ध्यान में रखना है कि उसको फॉर्म में लाकर उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। अभी हम लोग इसके पहले जो अभी क्वेश्चन देखे डायरेक्ट फॉर्म पे था, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं होगा, तो उसको पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और तब जाकर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला दिन है, इसलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग पहले बारीकी से हर एक स्टेप को देखें कैसे सॉल्व किया गया है। जब तक कॉपी में बारीकी से हर एक स्टेप को नहीं देखेंगे और वैसे कि सही ढंग से उसको समझ में नहीं आएगा। अगर एक दो क्लास पहला दिन ही अगर किसी को मिस हो गया, अच्छे से नहीं वर्क किए, तो उसके बाद ये तो पर्सनालिटी उनके लिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आगे चल के। इसलिए पहला दिन का मेहनत बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।